नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू शर्मा। आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। ये 10 ऐसे क्वेश्चन हैं कि ये आपकी दिमाग के पुर्जे हिला देंगे। आप एक बार इनको करके देखना। आपको जब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस का लेवल देखना। अगर आप इन क्वेश्चंस में अगर आप 7 से 8 नंबर तक ले आते हो, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप बिना मेरे बताए, यानी मेरे बताने से पहले अगर आप कर देते हो, तो समझ लेना कि आपकी तैयारी का लेवल बहुत ऊपर है। आप मैथमेटिक्स में कहीं भी मार नहीं खाओगे, कोई से भी एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, ठीक है, जीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपका यूपीएसआई यूपी पुलिस हो। अगर आप आज की इस वीडियो में 7 से 8 क्वेश्चन मेरे बताने से पहले कर देते हो, तो आपका लेवल बहुत अच्छा है। तो फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो किस लेवल के हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपका स्कोर कितना है ये आप मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं, अगर हाँ बोलो भैया कट ऑफ बता दो, तो अगर कट ऑफ की बात करता हूं तो ये क्वेश्चंस की इनकी आज की प्रैक्टिस सेट की कट ऑफ है आपके। कट ऑफ की बात करते हैं ना, हाँ, तो कट ऑफ की बात है हमारे, चलो 6 से 7 क्वेश्चन। 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो तो आप समझ लेना आप बहुत अच्छे लेवल पे हो, ठीक है। और ऊपर कर पाते हो तो फिर तो क्या ही कहने। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। और आज की वीडियो का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days देन बी, यानी कि ए बी से 5 दिन अधिक लेता है किसी कार्य को पूरा करने में। एंड डज द सेम वर्क इन 9 more days देन सी, और सी से 9 दिन अधिक लेता है उस काम को पूरा करने में। ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क इन द सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क, यानी कि सी जितने दिन में काम करता है ए और बी मिला के उतने दिन में काम कर देते हैं। इन हाउ, ये हाउ है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है, ये हमें बताना है। देखो, समझो इस बात को, आप ध्यान से समझो। आपको इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए थे जब आपको मैंने पढ़ाया था टाइम एंड वर्क, तब मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे। आप देखते होंगे जब मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि x+4, x+9, इस तरीके से क्वेश्चन कराए होंगे, तो मैं बताता था कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है ना, इसको अंडर रूट के अंदर रख दो और ये जो अंडर रूट के अंदर निकल के आएगी यही x की वैल्यू निकल के आएगी। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, इसी तरीके से उस क्वेश्चन को करना है। देखो समझो, आप क्वेश्चन को एक बार समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को बी से 5 दिन अधिक लेता है पूरा करने में, सी से 9 दिन अधिक लेता है। ए और बी उस काम को पूरा करने में उतना ही समय लेते हैं जितना कि सी अकेले इस काम को पूरा करने में लेता है। ए कितने घंटे में काम कर देगा ये बताना है, कितने दिनों में काम कर देगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं कहता हूँ कि सी है मेरे पास, एक एक मेरे पास ए है और एक मेरे पास बी है, और एक है मेरे पास ए प्लस के बी, बात आगे समझ में। अगर मैं कहूँ कि सी किसी काम को एक्स दिन में कर देता है, तो जो ए है वो सी से 9 दिन अधिक लेता है, यानी कि ए जो किसी काम को करेगा वो x+9 डेज में करेगा। बात इतनी समझ में आ गई। और जो बी है, बी ए से कितने दिन अधिक लेती है, बी से 5 दिन अधिक लेता है। यानी कि अगर 5 दिन अधिक लेगा तो यानी कि ए से 5 दिन कम लेगा, यानी मैं कह सकता हूं कि ये x+4 हो जाएगा। देखो, आप सी से 9 दिन अधिक ले रहा है, बी से 5 दिन अधिक ले रहा है। अब इतने ही काम में इतने ही दिनों में कर रहा है ए प्लस बी। अब इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है। मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताए थे। जब इस तरीके की फॉर्मेट बनती है ना, x+1 x+y इस तरीके की फॉर्मेट बनती है, तो क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए जो हम x की वैल्यू निकालते हैं वो होती है अंडर रूट x की जो वैल्यू होती है वो √9 × 4 होती है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू होती है। बात आगे समझ में। अब ये वाली वैल्यू होती है तो आप इसको क्या करो, आप इसको सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा अच्छा करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ भी देनी है। देखो, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट में लिखेंगे 9 × 4, और 9 × 4 क्या होता है, √36, और √36 का मान क्या होता है, √36 का मान होता है 6। यानी जो x की वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। मैं कह सकता हूँ कि c उस काम को 6 दिन में कर सकता है,
बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 4 10 दिन में कर सकता है, और ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे यही पूछा गया था कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 15 दिन। क्यों, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, ये हो जाएगा आपके पास कितना 6 प्लस के 9, और 6 प्लस के 9 हो जाएगा आपका 15। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, आगे की बात करते हैं। देखो क्वेश्चंस का लेवल आपको लग रहा होगा कि हाँ भारी है, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से एक दो लाइन में ही आंसर लेके आ सकते हो। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है द एवरेज स्पीड ऑफ राजधानी एक्सप्रेस इज 5 टाइम द एवरेज स्पीड ऑफ द लोकल ट्रेन। यानी एक लोकल ट्रेन है और एक राजधानी एक्सप्रेस है। राजधानी एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो 5 गुना है किसी लोकल ट्रेन की स्पीड से। इफ द एवरेज टाइम टेकन बाई बोथ ऑफ देम टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2520 किलोमीटर इज, यानी इज नहीं इन, हाँ इन 63 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द राजधानी एक्सप्रेस टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1302। ये कहना चाह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस और की औसत जो गति है वो लोकल ट्रेन की औसत गति से 5 गुना है। यदि दोनों दूरी दोनों द्वारा 2520 किलोमीटर की दूरी तय करने में 63 घंटे का एवरेज टाइम लगता है, तो बताना है कि राजधानी एक्सप्रेस 1320 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर देगी। अच्छा आप एक बार बताओ मुझे, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भैया अगर ये औसत टाइम है मेरे पास तो मैं कुल टाइम भी निकाल सकता हूँ इससे। आप बताओ ये दो ट्रेन का औसत टाइम है, और अगर मैं इसका कुल टाइम निकालना चाहूँ तो मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 126 घंटे हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन जो राजधानी एक्सप्रेस है और जो लोकल ट्रेन है वो अपनी अपनी डिस्टेंस कवर करने में जो समय लेती है वो 126 घंटे का लेती है। मुझे बताओ डिस्टेंस क्या दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है 2520, ठीक है, और दूसरी डिस्टेंस क्या दी हुई है, दूसरी डिस्टेंस भी 2520 दी हुई है, ये डिस्टेंस दी हुई है। एक चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है। पहले हम स्पीड का रेशियो निकालते हैं, स्पीड जो हो जाएगी स्पीड, स्पीड का रेशियो हम निकालते हैं। देखो स्पीड का रेशियो क्या है, आप बोलो राजधानी एक्सप्रेस है एक लोकल ट्रेन है भैया, एक लोकल ट्रेन है एक राजधानी एक्सप्रेस है। लोकल ट्रेन अगर 1 यूनिट से भागती है तो जो एक्सप्रेस है जो राजधानी एक्सप्रेस है वो 5 यूनिट से भागती है। यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यू बनाना चाहूँ तो राजधानी एक्सप्रेस की वैल्यू बना दूंगा 5x किलोमीटर प्रति घंटा, और लोकल ट्रेन की वैल्यू बना दूंगा 1x किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आगे। अब आगे की बात क्या है, आगे की बात क्या दे हुई है इसमें, इसमें दी हुई है भैया कि जो इनकी डिस्टेंस है ये 2520 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। देखो समझो बात को, 2520 किलोमीटर की दूरी, यानी कि ये 2520 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और कितने की स्पीड से, ये अगर राजधानी एक्सप्रेस है तो कितने की स्पीड से, 5x की स्पीड से, ओके, प्लस अगर ये 2520 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने की स्पीड से, x की स्पीड से, तो इनको जो समय लगता है वो लगता है 126 घंटे। बात आ गई समझ में, यही क्वेश्चन में बताया हुआ है 126 घंटे। यहाँ से बस आप x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे, देखो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, ये आएगा 5 पंजे 25, और 5 चौ कितना हो जाएगा, 5 चौक हो जाएगा 20। ठीक है, बात आ गई समझ में। x में यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, x अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 4 और 2, 5 5 10 का 0, और ये हो जाएगा 3, और बराबर कितना हो जाएगा 126। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये x बराबर हो जाएगा मेरा कितना, 3024/126। जब इसको सोल्व करते हैं, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो जो आंसर निकल के आता है, x की वैल्यू जो निकल के आती है वो कितने निकल के आती है, जब आप इसको डिवाइड करोगे किसको, 3024 को, 3024 को अगर आप डिवाइड करोगे 126 से, जो वैल्यू निकल के आएगी x की वो निकल के आएगी 24। x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 24। आगे बात समझ में आती, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। बात आगे समझ में। अब राजधानी एक्सप्रेस से कितने किलोमीटर की दूरी तय करवा रहा है, 1320 किलोमीटर की। अब राजधानी एक्सप्रेस की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया इसकी स्पीड हो जाएगी 24 पंजे 120, 120 की स्पीड हो जाएगी। बात आगे समझ में, 120 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मैं इसको कहूँ तो। अब राजधानी एक्सप्रेस के द्वारा, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई हमारे पास, अगर राजधानी एक्सप्रेस के द्वारा हमें हमें 1320 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है, और 120 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा आपका 11 घंटे। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, 11 घंटे आपका टाइम लगेगा। बात क्लियर होगी बिल्कुल। बहुत आसान प्रश्न था, मतलब प्रश्न अच्छा था, थोड़ा सा तरीका अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो
कुछ मैंने अच्छे क्वेश्चन भी रखे हैं, मतलब जिससे आप कर पाओ। देखो, अ सम ऑफ 40,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जब हाफरली की बात होती है तो हम क्या करते हैं, हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका तो आधा कर देते हैं और जो टाइम है उसका डबल कर देते हैं। यानी अगर मैं इसको हाफरली ना करके अगर मैं इसको ईयरली में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जो ईयरली कितना हो जाएगा, इसका तो मुझे करना है आधा, ठीक है, और ये इसका करना है मुझे कितना, 2 गुना, यानी कि 2 गुना 2 बराबर हो जाएगा 4 साल। यानी आप अगर मैं अब कहूं आपसे, आप बोल सकते हो कि भैया 10% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना मुझे 4 साल के लिए। और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि 10% का अगर 4 साल के लिए हमें 4 साल के लिए हमें अगर 10% का ब्याज निकालना है तो वो कितना आएगा, वो भी आपको मैंने बताया था। वो कितना आएगा, आपको मैंने बताया था 46.41 आएगा, 46.41 आता है। आगे बात समझ में। जब इसका आप 4 साल के लिए सक्सेसिव लगा लो, आप 4 साल का सक्सेसिव लगाओगे ये निकल के आएगा। मैंने आपको बताया था कि 10% का 1 साल का 10% होता है, 10% का 2 साल का 21% होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। अगर 10% का 3 साल का निकालते हो तो 33.1% होता है, और अगर 4 साल का निकालते हैं तो 46.41 होता है। इतने प्रतिशत होता है, ध्यान रखना, इतने परसेंट होता है। अब हमें सिंपल सी बात दी हुई है, क्या दी हुई है भैया, हमें दिया हुआ है कि 40,000 जो वैल्यू है हमारे पास वो 100% की है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट है। हमें निकालनी है 46.41 की वैल्यू। आप इसको डिवाइड कर दो, 2 से कट जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 की मल्टीप्लाई आप 4641 से करोगे तो क्या आएगा, देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25 हो जाएगा, और 4 चौक 16 और 1 हो जाएगा कितना, 16 और 2 18 हो जाएगा, यानी कि 18,564। 18,564 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। निर्मल ने आकाश से 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से 6300 रुपये उधार लिए। उसने उसमें कुछ और पैसे जोड़े और निशांत को 3 वर्ष के लिए 16% ब्याज की दर से उधार दे दिए। यदि उसे कुल लाभ 618 रुपये मिलता है तो ज्ञात कीजिए उसने कितने रुपए जोड़े, ये बताना है। देखो ध्यान से समझना है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा समझ में। आकाश की अगर मैं बात करता हूँ, निर्मल की अगर मैं बात करता हूँ, निर्मल ने आकाश से पैसे लिए ना, तो निर्मल की अगर मैं बात करता हूँ, निर्मल ने जो पैसे लिए हैं वो 6300 रुपये लिए हैं, 6300 रुपये लिए हैं। और किस हिसाब से लिए हैं, ये लिए हैं किस हिसाब से, ये लिए हैं 3 साल के लिए 14% के हिसाब से। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए 14% के हिसाब से लिए हैं। तो अगर मैं इसमें ब्याज की बात करता हूं तो 14 42, यानी कि 42% हो जाएगा। यानी उसको 42% यहाँ ब्याज देना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये जो ब्याज उसका आ जाएगा ये आ जाएगा 2646। 2646 उसको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन उसने कमाया कितना है। अब दूसरी बात, अब उसने जो है यानी कि किसने, निर्मल ने निशांत को दे दिए, किस हिसाब से, ये निशांत है, निशांत को दे दिए कितने हिसाब से, इसमें अच्छा उसने इसमें कुछ और पैसे और जोड़े। जब उसने 6300 रुपये उधार लिए तो उसने कुछ पैसे और जोड़े, और कुछ पैसे और जोड़ने के बाद उसको इसने 16% के हिसाब से 3 साल के लिए दे दी, यानी कि 48% का यहाँ से उसने क्या कमाया, ऐसा ही कमाया, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट होगा वो कमाया। अब जो लाभ हुआ उसे, देखो लाभ जो उसने तो इतने पैसे देना था, उसे मिले इतने, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, या मैं कह दूं कि 2646 रुपये इसमें से माइनस कर देता हूँ तो टोटल लाभ आ जाएगा। अगर मैं 2646 रुपये इसमें से माइनस कर देता हूँ, 2646 इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो टोटल लाभ आ जाएगा, और टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, 618 दिया हुआ है। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 302400 आएगा, और प्लस के आ जाएगा आपका 48x आ जाएगा, और माइनस की हो जाएगा 2464600 इज इक्वल टू 61800 आ जाएगा। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा आ जाएगा। आप इसको इसमें से माइनस करो, देखो 48x हो जाएगा, ये 48x बराबर ये हो जाएगा 61,800 में से माइनस करने हैं कितने, जब इसको माइनस करेंगे आप ये आएगा आपका 37,800।
आप जब इसको माइनस करोगे ना, ये 3 लाख है, 3,02,000 है, और ये 26 है, 2,64,000 है, जब इसको माइनस करोगे तो 37,800 बचेगा। और जब इसको माइनस करते हैं तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, ये बचेगा आपका 24,000। और इसको डिवाइड करना है आपको 48 से। जब आपको इसको 48 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 500 रुपये। आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 500, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगले प्रश्न क्या है, बहुत सिंपल है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसमें से सही कौन सा है ये बताना है हमें। इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। मैंने आपको ये बताया था कि जो मोड मीडियन और क्या होता है, ये मोड मीडियन और क्या होता है, मोड मीडियन और मीन मोड मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था। तो बताओ क्या होता है, ये आपका जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, ये होता है मोड इज इक्वल टू, देखो ये होता है फॉर्मूला आपका मोड। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन और माइनस के हो जाएगा 2 मीन, माइनस के हो जाएगा 2 मीन। जब आप इसको इस फॉर्मेट से, मतलब इस इक्वेशन से आप इनको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आंसर इसका निकल के आएगा ना, जो इसका आंसर निकल के आएगा, वो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा पहला और तीसरा, यानी पहला और तीसरा सही है। देखो जब मीन माइनस मोड बराबर करेंगे, तो अगर आप इसको सोल्व करके देख लो, आप इससे कंपेयर कर लेना, आप जो है इस फॉर्मेट से, ये जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आप कंपेयर कर लेना 3 - 2 में। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आंसर निकल के आएगा आपका फर्स्ट और 3। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, देखो, यदि किसी वस्तु की कीमत प्रति घंटे 35% बढ़ा दी जाए तो गृहस्थ को उस वस्तु की खपत के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, जबकि व्यय केवल 10% हो। सिंपल क्वेश्चन है, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। देखो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस 35% बढ़ रहा है, और 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 7/20, यानी बढ़ रहा है तो यानी कि 20 से कितना हो रहा है, 27 हो रहा होगा। बात आ गई समझ में। और कंजप्शन हमें निकालना है, लेकिन हमें दिया हुआ है जो व्यय है वो 10% बढ़ता है, यानी कि 10 से हो जाता है 11। इस तरीके के फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था, इस 20 को यहाँ लिख देते हैं, 11 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही 10 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 27 को यहाँ लिख देते हैं। इसको सोल्व करो आप, देखो 10 से कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 27 और 22, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, 5 की कमी हुई, और किस पे हुई, 27 पे हुई। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप जब इसको सोल्व करोगे ये आएगा 500/27। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा आंसर, आप जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, आप देखो ये 25 है, तो 25 प्लस यानी कि 7×5 = 35, 35 और 5 कितने हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, 7×5 = 35 और ये नहीं आएगा, 7×8 = 56 और 4 ये भी हो सकता है, 7 ये भी हो सकता है। देखो ये तो उत्तर उत्तर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब हम इसकी यूनिट की मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 7×5 = 35, 35 और 3 कितने होते हैं, मतलब 7×35, यूनिट पे 5 आएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, तो यूनिट पे हमारा 0 आ रहा है, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। बात आ गई समझ में। अब इसको आप सोल्व करके देख लो, देखो 27 कितना होता है, 27 ही कम 27 होता है, 27 ही कम 27 होता है, तो 2 वाले भी आंसर नहीं हो सकते, ये भी आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। 27 ही कम 27 होता है, बचेगा कितना बोलो, बचेगा 23 और 0 हो जाएगा। और 27 अट्ठे कितना होता है, 7×8 = 56 का 6 हो जाएगा, और 8×7 = 56 का 6, 8×2 = 16, 16 और 5 कितने होते हैं, 16 और 5 होते हैं 21, तो ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो जाएगा 21, यानी हम कह सकते हैं जो इसका आंसर बनेगा आपका, आंसर जो इसका आपका बनेगा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप इसका जो आंसर निकालोगे, वो आंसर इसका बनेगा आपका दोस्तों क्या, वो आंसर बनेगा 18 सही, 18 सही, 18 सही 14/27, 18 सही 14/27 इसका आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही, बोलो, अरे बोलो, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही, क्वेश्चंस का लेवल देख पा रहे हो। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, 7 नंबर की। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, सागर ने चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित कर दिया, यानी कि क्रय मूल्य अगर उसका 100 था तो उसका विक्रय मूल्य कर दिया उसने, अंकित कर दिया, अंकित मूल्य 120। ठीक है, तथा अच्छा
खराब मशीन के उपयोग करके इसे 10% की छूट दे दी, मतलब इसे 10% की छूट भी दे दी। चलो भैया, 100 से 90 रुपए में बेच दिया होगा। आगे बात समझ में। अब उसने क्या काम करा, उसने प्रत्येक 2000 ग्राम को कीमत के पर 1600 ग्राम तोला, यानी कि 1600 ग्राम कह के 1600 ग्राम कह के उसने हमें 2000 ग्राम दिया। सॉरी, 2000 ग्राम कह के 1600 ग्राम दिया। बात आ गई समझ में। अब इसको आप सोल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। बात आ गई समझ में। ये 2 से कितने बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। ये 4 से कितने बार, 8 से कट जाएगा कितनी बार, 15 8 120 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि 15 नम्मा 15 नम्मा 135 होते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ 100 से 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 से कितना, 100 से 135 हो जाएगा, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 35% का इसमें लाभ हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न की, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इफ 9 डिजिट नंबर 708x6yxz9 is divisible by 11, then find the possible value, sum of all possible value of this। x प्लस वाई प्लस जेड की सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू हमें बतानी। अच्छा, आपको मैंने डिविजिबिलिटी का रूल बताया था, क्या कहते हैं, x ये होता है 708x 6y 8z 8 हो जाएगा, z हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ये आपको बताना है कि ये अगर 11 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई प्लस जेड का संभावित मान क्या हो सकता है। देखो, अगर अल्टरनेट हम क्या करते हैं, हम करते हैं भैया, अगर हमें क्या निकालना है, 11% का हमें यदि वो निकालना है डिविजिबिलिटी रूल, तो क्या करते हैं हम, अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ते हैं, अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करते हैं। इन अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करने के बाद आएगा 38। ठीक है, अब जो दूसरे अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से, एक्स जीरो प्लस के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, यानी कि माइनस कर देंगे हम एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड। अब इसका संभावित मान क्या क्या हो सकता है, देखो इसका पहला संभावित मान क्या होगा, मुझे आप बताओ। अगर मैं इसका 11 का मल्टीपल निकाल के चलूँ, ये संख्या मेरी 11 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो 11 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो इसमें से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो पहला मान तो 5 हो सकता है। अगर मैं 5 घटाऊंगा तो 33 आएगा, और 33 11 से डिविजिबल है, सही है। अगर मैं इसमें से 16 घटाता हूँ तो 16 घटाऊंगा तो 22 आएगा, और 22 11 का मल्टीपल है, ये भी ठीक है। और अगर मैं इसमें से क्या घटाता हूँ, अगर मैं इसमें से 27 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 11 आएगा, तो 11 भी 11 से मल्टीपल है। जब मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो आएगा 33। ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है। ओके, अगर मैं इसमें से 16 घटाता हूँ तो आएगा 22, और ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, और अगर मैं इसमें से क्या घटाता हूँ, 27 घटाता हूँ तो ये आएगा 11, ये भी मेरा 11 का मल्टीपल है। और अगर मैं इसमें से 38 घटा देता हूँ, 38 घटा देता हूँ, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0, और 0 भी 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आप देखो, अगर मैं इसमें x प्लस वाई प्लस जेड के मान रखता हूँ तो x प्लस वाई जेड का मान 0 कैसे आए, 38 कैसे आ जाए, सॉरी हाँ 38 तो आ सकता है ना, तीन संख्याओं का मान 38 आ सकता है। अब मुझे बताओ 38 आएगा कैसे, 38 कैसे आएगा, 38 तभी आ सकता है जब इसमें कोई एक नंबर 2 डिजिट का हो। आप देखो, अगर कोई भी नंबर आप अगर 9 अगर आप 9 भी जोड़ोगे ना, जो इनकी ये जो यूनिट है ना, यूनिट अगर यूनिट में आप सबसे मैक्सिमम नंबर रखोगे तो यूनिट डिजिट तो 9 होता है, सबसे मैक्सिमम नंबर 9 भी रखोगे तो वो भी 27 बैठ रहा है। और हमें अगर 38 लाना है तो इसका मतलब ये है कि एक ना एक संख्या क्या होगी, वो डबल डिजिट होगी। तो डबल डिजिट होगी तो मतलब यहाँ वेरी नहीं करेगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये तो यूनिट है ना, ये तो डिजिट है। हमें तो क्या, हमें ढाई का मतलब हमें एक डिजिट है ना, तो हमें 2 डिजिट का तो नहीं बताना। तो यानी कि हम इसको 38 को नहीं लेंगे, 38 को क्या नहीं करेंगे, 38 को हम नहीं लेंगे। और अगर 38 को नहीं लेंगे तो बाकी जो बची हुई संख्या है उनका सम कर दो आप, इनका आप सम कर दो, कितना आएगा, 5 6 और 1 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 48 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, 38 क्यों नहीं लिया, 38 इसलिए नहीं लिया क्योंकि x प्लस बाई एक्स बाई जेड जो है एक यूनिट है, मतलब एक यूनिट डिजिट है, यानी कि एक अंक की संख्या है। अब दो अंक की संख्या बनाएंगे तभी हमारा 38 आएगा, यानी कि हम एक अंक की संख्या बना के हम 38 सम नहीं ला सकते तीन संख्याओं का। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न, एक छात्रावास में क्या है, 35 छात्र हैं, यदि छात्रों की संख्या 7
की वृद्धि हो जाए तो मेस का व्यय जो है प्रतिदिन 48 बढ़ जाता है, जबकि प्रतिदिन औसत व्यय 1 से कम हो जाता है। 1 से कम हो जाए तो मेस का कुल व्यय ज्ञात करना कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा-सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, बस थोड़ा-सा ध्यान, और आप बहुत आराम से इसको बना के ले जाओगे। मैं मान लेता हूँ जो व्यय है किसका, मेस का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनली उसका क्या खर्च है, हम बात करते हैं ठीक है। अगर मैं उसका मान लेता हूँ जो खर्च है वो औसतन खर्च एक्स है, ठीक है। मैंने मान लिया उसका जो औसतन खर्च है, जो छात्रावास है 35 छात्रों का प्रतिदिन का औसतन जो खर्च है वो एक्स मान लेता हूँ। अगर एक्स में उसका छात्रों का क्या मान लेता हूँ, औसतन खर्च मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर 35 छात्र की बात करते हैं तो उसका औसतन खर्च कितना हो जाएगा, 35 एक्स हो जाएगा। बात इतनी आ रही, समझ में नहीं आ रही। और 7 व्यक्ति जोड़ने के बाद, ध्यान से समझना, 7 व्यक्ति जोड़ने के बाद उसका जो खर्च हो जाता है वो 42 रुपए से बढ़ जाता है प्रतिदिन के हिसाब से। आगे बात समझ में, ये प्रतिदिन का टोटल हो गया, 42 रुपए बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और ये बढ़ता क्यों है, ये बढ़ता इसलिए है क्योंकि जो छात्र हैं वो कितने हो जाते हैं, 35 से अब 42 हो जाते हैं, क्योंकि 7 ऐड हो जाता है। और जो उनका औसत व्यय था वो 1 से कम हो जाता है। अब देखो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई। एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, हमने मान लिया 35 छात्रों का जो औसत हमारा क्या है, औसत जो खर्च है वो 42 एक्स रुपए है, तो 35 एक्स हो जाएगा इनका भी। अब जो है उनका औसत बढ़ जाता है 42 से, प्रतिदिन का औसत बढ़ जाता है 42 से, मतलब खर्च बढ़ जाता है 42 रुपए के हिसाब से। और जो 42 रुपए के हिसाब से बढ़ता है वो खर्च कितने व्यक्तियों का बढ़ता है। अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे, अब छात्र कितने हो जाएंगे, अब छात्र हो जाएंगे 42, अब छात्र कितने हो जाएंगे 42, और उनका औसतन व्यय जो होता है वो एक्स से कम 1 से कम हो जाता है। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये आएगा 35x प्लस के 42 इज इक्वल टू कितना आएगा, 42x माइनस के 42, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, बात आ गई समझ में, ये इधर आ जाएगा। तो जो 42 42 कितना हो जाएगा आपका, 42 42 हो जाएगा 84, और ये आ जाएगा 7x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12, 12 सत्ते 84 होते हैं ना। अब 12 की मल्टीप्लाई कर दो आप 35 से, जब 35 से आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12 क्या 36, 36 और 6 होते हैं 42, यानी जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 420। आगे बात समझ में कि नहीं आगे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 700 260, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो क्यूब है ना, क्यूब, ये क्यूब है ना हमारे पास, इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है आपको पता है, सरफेस एरिया 6a² होता है, और 6a² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 726 दे रखी है। यहाँ से a² की वैल्यू निकाल लो, a² की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 12 सत्ते 12 छंग 72, 6 का 6, यानी कि 121 आ जाएगी, और a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11। आगे बात समझ में आ गई, भुजा की वैल्यू 11 आ गई। अब ये बताना कि उसका आयतन कितना होगा, आयतन क्या होता है, a⁻3, a⁻3 का मतलब हो जाएगा 1331, 1331 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, मजा आया कि नहीं आया आपको, बोलो मजा आया कि नहीं आया। 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और उम्मीद करूंगा आपको क्लास भी समझ में आई होगी। आप लोग क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से मजे मजे करते हुए हम पढ़ते जाएंगे और पेपर में धमाल कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।